हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप सभी 11th इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। पहले की भी कुछ ऑनलाइन क्लास में हमने नोट्स आपको दिए थे बनाने को, आपने बनाए होंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके लिए आपने पहले कुछ नोट्स बनाए थे, उनके टॉपिक्स आए थे। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद आपने कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाए थे, नोट्स बनाए थे उनके। लिमिटिंग रिएजेंट बनाया था, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस तरह के आपने नोट्स बनाए थे। और इसके बाद राउंड ऑफ लॉ, सिग्निफिकेंट फिगर तो हो ही चुका है, तो ये आपने कुछ नोट्स बना चुके हैं। इसके साथ आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के भी नोट्स बनाए। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा और क्लास में मजा आएगा। हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में आए। देखें कैसे क्या होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब किसका केमिकल कॉम्बिनेशन, किसके लिए लॉज? तो यू नो वेरी वेल, इन केमिस्ट्री 2 types of substance made together and form third type of solution, third type of substance। इसका मतलब दो आपके पास सब्सटेंस मिल रहे हैं और तीसरे तरह का कोई सब्सटेंस बना रहे हैं। तो अब वो बना रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन करेंगे, दे फॉलो सम रूल्स, सम लॉज। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर आ रहा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, प्रपोज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट लोमोनोसोव एंड फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट लैंडोल्ट। आपने जो नोट्स बनाए उसमें आपने ऐसा कुछ एक एच शेप ट्यूब बनाया होगा, वो लैंडोल्ट ने ही एक्सपेरिमेंट करके बताया है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय लोमोनोसोव, he is the Russian scientist and explained by लैंडोल्ट। मतलब लोमोनोसोव ने उस लॉ को बनाया, सभी को बताया, और लैंडोल्ट ने उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड कर दिया अपने लॉ को। क्या है इसकी डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मास? Then according to law of conservation of mass, matter neither be created nor destroyed। मैटर का मतलब पदार्थ। When two substance, two matter meet together in a chemical combination, then they neither be created nor destroyed। इसका मतलब वो substance ना तो समाप्त होंगे और ना ही कोई नए बनेंगे। तो नए बन तो रहे हैं, तो they neither be created nor destroyed by their mass। कुछ नया सब्सटेंस जरूर बना लेंगे, लेकिन उनका जो मास रहेगा बाय वेट वो बराबर रहेगा। देखें तो कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनेशन इज मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट देयर फिजिकल फॉर्म मे बी चेंज, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मे बी चेंज। लोमोनोसोव एक्सप्लेन एंड लैंडोल्ट प्रूव्ड दैट। लैंडोल्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट से अपना प्रूव किया, सिद्ध क्या किया? इसको हम कहते हैं एच शेप्ड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एच शेप्ड ट्यूब एक्सपेरिमेंट गिवन बाय लैंडोल्ट। Lambert took a glass tube which shape is H alphabet, इसलिए हम इसको H shaped tube experiment कहते हैं। Lambert took a 2 types of substance, 2 types of solution in their 2 arms. First arm having KCl, it means potassium chloride solution. Second arm has silver nitrate solution. Before experiment, he wetted the tube. शुरू करने के पहले उसने इसका वेट कर लिया, तौल लिया इस ट्यूब को दोनों में आर्म में सॉल्यूशन भरने के बाद। सपोज टू भी उसका वेट उसके पास आया x ग्राम। बिफोर एक्सपेरिमेंट उसके पास वेट कितना आया? x ग्राम। तो लैंडोल्ट वेटेड द एच शेप्ड ट्यूब आफ्टर द फिलिंग ऑफ KCl and AgO3 in their 2 arm and their weight will be their weight x gram, okay। एंड आफ्टर वेट उसने जब तौल लिया उसके बाद ही शेकन वेल, उसने पूरा अच्छी तरह उसको
हिलाया, पूरा मिलाया सॉल्यूशन को। जब उसने इस एस शेप्ड ट्यूब को पूरी तरह से शेक किया तो दोनों सॉल्यूशन आपस में मिल जाएंगे इस तरह से। ये सॉल्यूशन यहाँ आकर, ये सॉल्यूशन यहाँ आकर मिल जाएगा, तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। When KCl and AgNO3 दोनों आर्गों में भरे हुए हैं, when KCl and AgNO3 react together then form KNO3 and AgCl. In words, potassium chloride and silver nitrate react together and form potassium nitrate and silver chloride. After experiment, जब ये दोनों बन गए, one more time he wetted the tube, उसने फिर से एक बार उस ट्यूब को तोला, तो उसके पास उसने देखा कि उसको आफ्टर एक्सपेरिमेंट भी वही वेट मिला जो बिफोर एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन थी वो प्रूव हो रही है। एक्सपेरिमेंट के पहले वो x ग्राम था, एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो x ग्राम रहा। इसका मतलब मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो मैटर था आपके पास ना तो समाप्त हुआ ना नया बना, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई होगी। KCl बन गया KNO3 एंड AgNO3 बन गया AgCl। पोटेशियम क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर क्लोराइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव्ड। सेकंड नंबर लॉ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वॉच केयरफुली एंड लिसन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हु डिस्कवर्ड दिस लॉ? लुइस प्राउस्ट, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस प्राउस्ट गिवन दी कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, प्रोपोर्शन का मतलब एक अनुपात, रेशियो। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज सेकंड टाइप ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन एनी केमिकल सब्सटेंस, मैंने दो केमिकल सब्सटेंस बोर्ड पर लिखे हैं, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस like sodium chloride, like calcium carbonate, like ammonium chloride, like potassium nitrate, any kind of chemical substance. Here is two examples of chemical substance: water H2O and carbon dioxide CO2. According to constant proportion, any chemical substance, any other type of chemical substance obtained from any source or prepared by any method, या तो आप किसी सोर्स से उसको ले लें या किसी मेथड से उसको बना दें, हैज सेम केमिकल कंपोजिशन बाय देयर वेट। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इफ यू फाइंड केमिकल सब्सटेंस बाय एनी सोर्स एंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, हैज सेम केमिकल कंपोजिशन बाय देयर वेट। लेट्स चेक आउट। ये तो डेफिनेशन हो गई कि इफ केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स एंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड हैज सेम केमिकल कंपोजिशन बाय देयर वेट। अब ये कैसा हो गया? जैसे हमारे पास H2O रहा, तो H2O इट मींस वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट सोर्सेस। देयर सोर्सेस में बी रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, रेनफॉल वाटर एंड लेबोरेटरी वाटर। इन लेबोरेटरी इफ यू combine oxygen and hydrogen in laboratory condition, then you will find H2O. 2H2 plus O2 gives 2H2O. Here is water. It means hydrogen and oxygen react together in laboratory condition and form water molecule. तो इसको हम कहते हैं laboratory water. If you find H2O from river, from pond, from rainfall or laboratory water, then their chemical combination always will be 1:8. अब ये कैसे निकला? तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए। मैं फिर से याद दिलाऊं, अप टू 12th क्लास आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है फ्रॉम 1 to 30। 1 एटॉमिक नंबर कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 30 एटॉमिक नंबर किसके लिए है? जिंक के लिए। तो आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक 1 to 30 एटॉमिक नंबर याद रखना है, नहीं तो हम स्टेप स्टेप पर अटकते चलेंगे। हमें एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखना है। तो देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी बताया 1। देयर इज 2 हाइड्रोजन एटम्स, देन 1 and 1 2, सो यू विल राइट 2। आप 2 लिखेंगे यहां पर। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, रिमेंबर इट। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, देन यू शुड राइट 16। देन द रेशियो ऑफ देयर एटम्स बाय वेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वेट रेशियो क्या हो गया? 2:16।
If you divide 2 1 जा 2 and 2 8 जा 16, देन सिंपल रेशियो क्या निकला है 1:8। इसका मतलब यदि आप रिवर, पॉन्ड, रेनफॉल, लेबोरेटरी वाटर कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वेट रेशियो कितना होगा 1:8। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कैसा रहा कांस्टेंट, फिक्स रहा। अनदर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले सकते हैं तो मैंने लिखा, आप ध्यान से देखेंगे, आप भी याद रखेंगे। यू कैन ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। रेस्पिरेशन, आप जब रेस्पिरेशन करते हैं तो आपके नॉस्ट्रिल्स से इनहेलेशन में तो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। देन यू कैन कनेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड पर रेस्पिरेशन, ना 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 हंसना नहीं, बिकॉज आप साइंस पढ़ रहे हैं। देन बी प्रैक्टिकल, तो बर्निंग ऑफ कोल, देन यू कैन ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन, आपने कार्बन डाइऑक्साइड से ले लिया। एंड हीटिंग ऑफ कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। धीरे धीरे सारे फार्मूले याद करते चले जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को जलाते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब प्रश्न आ रहा होगा कैसे मिलती है, देखो जरा बोर्ड पर, CaCO3, ये हीट का साइन बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, जब भी गर्म करने का कोई साइन आएगा हीट का साइन तो आप डेल्टा लगा देंगे उसके ऊपर। जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। तो हीटिंग ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, यू कैन ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ कोल, रेस्पिरेशन एंड हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तब आप देखें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 12। याद रखना है, मैंने पहले ही कहा 1 to 30 यदि आपको आते हैं तो आपकी गाड़ी सर पर दौड़ेगी, और यदि 1 to 30 नहीं आते हैं तो आप जगह जगह अटकेंगे। और जब हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, अभी तो ऑनलाइन है तो केवल आप मेरी सुन रहे हैं, और जब ऑफलाइन मिलेंगे हम क्लास में तो मैं आपसे भी पूछूंगा, तब आप इधर उधर देखेंगे। इसको कहते हैं बगले झांकना, तो ऐसे नहीं कर रहा है। 1 to 30 एटॉमिक नंबर आपको हमेशा याद करना है और अभी से करके रखना है। कैसे होते हैं, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर हीलियम, 3 फॉर लिथियम, 4 फॉर बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। ऐसे आपको याद होना चाहिए। आपके होमवर्क में आपने लिखे हैं 1 to 30, वो केवल लिखना ही नहीं है, याद भी रखना है, ऐसा जैसे मैंने बताया। तो कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर कितना 12, ऑक्सीजन के लिए कितना बताया अभी 16। देयर इज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एक के लिए कितना 16, तो 2 के लिए 32। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो सिंपल रेशियो कितना आया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3:8। यू कैन ऑब्टेन एनी सोर्स एंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का बाय वेट केमिकल कंपोजिशन कितना होगा 3:8। ये आपका सेकंड लॉ रहा। पहला कौन सा था कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा कौन सा रहा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ भी बताते हैं ब्रेक के बाद। चलिए तीसरा देखते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तीसरा आ रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल वर्ड आया तो जरूर यहाँ गुणा या मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ होगा। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका भी एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड से लेंगे, बट उसको किसने डिस्कवर किया वो देख लें, पहले उसकी डेफिनेशन देख लें। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास
एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस किसने की याद रखना है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। व्हाट इज देयर डेफिनेशन, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज मल्टी प्रोपोर्शन लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ क्या होता है देखिए। व्हेन टू एलिमेंट्स, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसा हम कहीं भी ले सकते हैं, कोई से भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। When two elements meet together and form one or more than one type of chemical substance, then the ratio of one element will be fixed and other bear a simple ratio of one another. According to multiple proportion, two elements react together and form more than one type of chemical substance. Then in those chemical substance, ratio of one element will be fixed and ratio of other element bear a simple ratio of one another. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को ले लिया, दो एलिमेंट लेता हूं और इससे दो या दो से अधिक में केमिकल सब्सटेंस बनाता हूं, तो देखिए यहां पर दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस बनाए हैं। यहां पर कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक, तो एक ऑक्सीजन है, सो कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन रिएक्ट विद हाफ O2 देन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। वन मोर टाइम कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन दो बार मिल रहे हैं, पहली बार में उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, दूसरी बार में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। When two elements combine together and form more than two solutions, या तो दो बनाए या दो से ज्यादा बनाते हैं, then ratio of one element is fixed। तो आप देखेंगे कार्बन के लिए रेशियो क्या है, दोनों में फिक्स है, कितना है 12-12। and ratio of second element by their weight bear a simple of one another। इसका मतलब ऑक्सीजन का बाय वेट कितना होगा, उसका रेशियो पहले के अनुपात में कैसा होगा, एक सरल अनुपात में होगा, सिंपल रेशियो होगा ऑफ वन अनदर, पहले के अपेक्षा दूसरे के साथ वो सिंपल रेशियो करता चला जाएगा। देखिए जरा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। पहले वाले में कार्बन कितना है 1, सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 1। इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 1, एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, नंबर नहीं। इसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हुआ 16, कार्बन का लेते हैं एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास कितना बताया था 16, देन 2 ऑक्सीजन आर देयर, सो 16 2 जा 32। अब अकॉर्डिंग टू मल्टीपल प्रोपोर्शन आप देखेंगे पहले वाले का तो सिंपल रेशियो चल रहा है जो फिक्स है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बाय देयर मास, उसके मास के जो आप रेशियो देख रहे हैं वो फिक्स है, लेकिन दूसरे का कैसा रहेगा, मल्टीपल में रहेगा। आपके रूल का नाम ही है मल्टीपल प्रोपोर्शन, आप देखेंगे बोर्ड पर, तो मल्टीपल में रहेगा ऑफ वन अनदर, सिंपल रेशियो में रहेगा। जैसे आप देखें तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 16 और 32 में रेशियो कितना हो गया 1:2। तो ये एक एग्जांपल है मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने के लिए। अब यदि आप कहेंगे सर 2 ऑक्सीजन ली 3 ऑक्सीजन ले ले तो उससे केमिकल कंपाउंड कभी नहीं बनता, वो एक आयन का एग्जांपल है, हम केवल समझने के लिए ले सकते हैं बट एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। कार्बन रिएक्ट विद, यदि आप 3 ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन तो नहीं है, ये तो ओजोन हो गया, तो आपको इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, 2 नेगेटिव चार्ज लगेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास CO3 डबल नेगेटिव। अभी आयन हो गया है, ये केमिकल सब्सटेंस नहीं है, स्पीशीज अलग हो गई है, इसलिए आप इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते, बट फिर भी एक समझने के लिए एक मोटा मोटा अंदाज ले लेते हैं। तो कार्बन का रेशियो कितना है, इसमें एक ही है 13-12, ऑक्सीजन कितने हैं 3, देन 16 3 जा कितने हो गए 48, 48, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ये रहा आपके पास 48। अब आप इसको देखें तो इन तीनों का रेशियो तो एक जैसा रहा फिक्स,
लेकिन ऑक्सीजन का कैसा रहा, मल्टीपल में रहा, एंड दे आर बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ वन अनदर, 16, 32 एंड 48 इन सभी में सिंपल रेशियो है। तो ये एक एग्जांपल समझने के लिए, बट एग्जाम में आपको लिखना नहीं, इसलिए मिटा देता हूं मैं इसको, ये मिटा दिया। तो तीसरा लॉ रहा, पहला आपने कौन सा देखा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसके अंदर पहला वाला आपने देखा कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जिसमें लैंडोल्ट का एच शेप्ड ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा। दूसरा देखा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एनी सोर्स और एनी मेथड से आप कोई केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर सिंपल रेशियो होगा उनके एलिमेंट्स का, और उसके अंदर प्रोपोर्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स रहेगा हमेशा। रेन वाटर में भी H2O का कितना रहेगा, 1:8, पॉन्ड में भी कितना रहेगा, 1:8, लेबोरेटरी वाटर में भी 1:8। तीसरा आ रहा मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपके नोट्स में आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, देखा होगा आपने। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को